हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम हमारे संगम एज को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के हमारे लेक्चर में हमने संगम एज को स्टार्ट कर लिया था, जिसमें हमने मेगालिथिक के बारे में पढ़ा। आज हमारा संगम पीरियड जो है उसे हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे संगम पीरियड को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो संगम पीरियड का जो टाइम पीरियड रहा है, हमारा संगम एज का जो हमारा टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 300 BCE से लेकर के 200 CE तक। तो अगर हम यहाँ पर हमारे संगम एज और संगम पीरियड, इसके अगर हम टाइमलाइन देखें तो वो रही है हमारी 300 BCE से लेकर के 200 CE तक। And it is generally considered as classical age of Tamil। ये एक क्लासिकल एज थी तमिल्स की। संगम एज is the classical age of the Tamils। classical age of the Tamils। और अगर हम इसे देखें तो ये एक एनालॉगस है with the age of classics in Greece and Rome and that of the Renaissance of the later periods in Europe। जैसे कि अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, वर्ल्ड हिस्ट्री में हम एक जो है पुनर्जागरक एक हुआ था, वहाँ पर एक पुनर्जागरण हुआ था यूरोप का, विच इज ऑल्सो नोन एज रिनेंसा ऑफ द लेटर यूरोप। लेटर यूरोप में एक रिनेंसा आया था, उसी से संगम एज को यहाँ पर एक एनालॉगस इसे बोला जाता है कि यहाँ पर एक रिनेंसा की तरह इसे माना जाता है। पुनर्जागरण हुआ हमारे तमिल में भी, उसके तरह जैसे यूरोप में एक रेनेंसा आया, उसी तरीके से हमारे संगम में संगम एज को माना गया है। इसे इसका एक एनालॉगस इसकी तरीके से ही देखा जा सकता है। अगर कुछ हमारे हिस्टोरियंस हैं जो कंसीडर करते हैं संगम एज को कि ये एक गोल्डन एज था तमिल्स का, इसे गोल्डन एज भी बोला जाता है तमिल्स का। कंसीडर दिस संगम एज एज गोल्डन एज। एक गोल्डन पीरियड था ये, गोल्डन पीरियड था ये तमिल्स का ये गोल्डन पीरियड रहा है, जहाँ पर हमें बड़ा यूनिक हिस्ट्री यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे कि संगम एज में यूनिक तरीके के नाम, यूनिक तरीके के डायनेस्टीज, यूनिक तरीके के रूलर्स के नाम होंगे, उसी तरीके से संगम एज खुद ब खुद एक यूनिक स्टाइल है, जहाँ पर हम अलग अलग रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो ये कहते हैं कि हम संगम एज से हमें जो हमारे पास हमें रिसोर्सेज हमें मिले हैं, जैसे हमने एक्सकावेट किए हैं वहाँ पर साइट्स को, वहाँ से हमें उनके जो रिलीजियलिस्टिक और कल्चरल जो लाइफ थी उसके बारे में पता चलता है कि यहाँ का कल्चर कैसा था। संगम एज में लोगों का जो कल्चर था वो कैसा रहा, यहाँ पर रिलीजियलिस्टिक बिलीव्स क्या हुआ करते थे, यहाँ की इकोनॉमी क्या थी, सोशल लाइफ कैसी हुआ करती थी लोगों की, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था यहाँ संगम एज का। हमारे नॉर्थ इंडिया में तो हमने बहुत अच्छे अच्छे फ्लरिशिंग जो एम्पायर्स थे उनके बारे में पढ़ा। जैसे हमने पढ़ा हमारे जो मौर्यस थे उनके बारे में पढ़ा, हमारे सतवाहनास को भी हमने देखा। अब यहाँ पर हमारा जो है तमिल का एक हमें हिस्ट्री दिखाई दे रही है, जहाँ पर जो यूनिकनेस हमें हमारे तमिल की जो देखने को मिलेगी वो हमें संगम पीरियड से ही देखने को मिलती है। द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ द तमिल्स ऑफ द साउथ पीपल, कि इनके क्या क्या कल्चरल चीज़ें यहाँ पर थी, और इतने खूबसूरत यहाँ पर आर्किटेक्चर था, वो बहुत ही इतना यूनिकनेस है उसमें अपने आप में, जो हम हमारे तमिल की जो हिस्ट्री हम उसमें पढ़ेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा आपकी एनसीईआरटीज़ में कि यहाँ के जो मंदिर थे वो इतने खूबसूरत तरीके से बनाए हुए हैं कि वो देखकर जो है मन करता है कि वहाँ पर हम घूमने जाएं, है ना, वो चीज़ें देखने को मन कर रहा है। तो इसी तरीके से हमारा संगम पीरियड है जो हम इसमें पढ़ेंगे,
जहाँ पर हम इनके रिलीजियलिस्टिक लाइफ को डिस्कस करेंगे, इनके कल्चरल लाइफ को देखेंगे कि संगम एज के लोग कैसे अपनी लाइफ को जी रहे थे, इनका सोशल जो लाइफ था वो कैसा था, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। तो संगम एज में हम इनकी पॉलिटिकल लाइफ देखेंगे, सोशल लाइफ के बारे में देखेंगे, इनकी इकोनॉमी को देखेंगे, इकोनॉमी, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा था, रिलीजियसलिस्टिक बिलीफ क्या थे, रिलीजन कैसा फॉलो कर रहे थे, साथ में इनकी कल्चरल लाइफ कैसी थी। कल्चरल लाइफ को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द संगम लिटरेचर इज द मेजर सोर्स ऑफ द स्टडी ऑफ संगम एज। संगम एज को अगर समझना है तो संगम लिटरेचर एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। संगम लिटरेचर बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक सोर्स है, एक मेजर सोर्स है, जिससे हम संगम एज को पढ़ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। तो संगम लिटरेचर यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा, संगम लिटरेचर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। तो यही वो संगम लिटरेचर है जिसकी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बात की कि इसी लिटरेचर में से ये लिटरेचर यूपीएससी का आजकल बड़ा फेमस होता जा रहा है। इतना वो उसको इन चीज़ों से लगाव हो रहा है, वो साउथ की हिस्ट्री इतनी ज़्यादा पूछ रहा है कि उसमें से आप इजीली, ये पार्ट ऐसा है इसमें से इजीली मार्क्स आप फेच कर सकते हो अगर आप इसे ध्यान से और अब बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से इसकी रिवीजन करके आप इसको पढ़ोगे तो इससे आप इजीली अपने मार्क्स को फेच कर सकते हो। तो ये पार्ट जितना ज़्यादा यहाँ पर जो हमारी लैंग्वेजेस जितनी भी टफ आएंगी वो यहाँ पर उतना ही यहाँ पर आपको मज़ा भी आएगा। ये इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक पार्ट है हमारा हिस्ट्री का, जिससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आजकल यूपीएससी पूछ रहा है इन द प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम। तो ये प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। एक यहाँ पर मैं एक रिक्वेस्ट ही करूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो संगम लिटरेचर है इसमें नाम, जो रूलर्स के नाम हैं, जो हमारे यहाँ पर लिटरेचर का जो नाम आएगा, जो हम लिटरेचर यहाँ पर पढ़ेंगे, इसमें लिटरेरी सोर्सेज भी पढ़ेंगे हम, जो फिलोसफिकली बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स आएंगी यहाँ पर। तो वो इतनी ज़्यादा मतलब कि लैंग्वेज उनकी टफ है कि आई एम नॉट फ्रॉम साउथ, आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, तो मुझे नॉर्थ इंडिया की जो प्रोनाउंसिएशन है वो मुझे आती है, मुझे साउथ की प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, जिसकी वजह से हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में मुझे दिक्कत हो। तो प्लीज़ जो भी अगर साउथ साइड को ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ ऑफेंड मत होना इस चीज़ को देख करके। मुझे साउथ इंडियन की लैंग्वेज इतनी नहीं आती, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, यहाँ की लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है, अलग है, लिटरेरी सोर्सेज हमारे अलग हैं, तो थोड़ी सी यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन करने में कुछ गड़बड़ हो सकता है। प्लीज़ इसको आप अपने मन पर मत लेना, मुझे नहीं आता। अगर कोई होगा ऐसा जिसको ज़्यादा अच्छे से आता होगा तो फिर प्लीज़ ये आप अपने अकॉर्डिंगली उस चीज़ को आप पढ़ सकते हो। मुझे हो सकता है वो चीज़ें उतनी ना बोलनी आती हों, उसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे ना आती हो, तो पहले ही मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ दैट डोंट गेट ऑफेंडेड इफ़ आई प्रोनाउंसिएट एनी वर्ड रॉन्गली। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। तो यहाँ पर मैंने एक मैप का यहाँ पर यूज़ किया है, जिससे आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये हिस्ट्री है जिसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो ये साउथ की हिस्ट्री होने वाली है, जहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर किंगडम्स आएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पर मैं आपको कलर चेंज करके एक बार दिखा देती हूँ विद रेड कलर, आपको ये थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे किंगडम्स आएंगे चेरा, चोलास एंड पांड्यास। चेरास, here are the चेरास, here are the पांड्यास एंड here are the चोलास। तो ये हमारा मैप इस तरह से कुछ बन जाएगा अगर हम देखें। सॉरी, रियली वेरी सॉरी, मैंने पहले भी बोला है मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें, मेरी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो चलिए इसे दोबारा से बना देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने बात की थी
यहाँ पर चेराज आएंगे, यहाँ पर चोलाज आ जाएंगे और यहाँ पर पांड्याज आ जाएंगे। ये हम पांड्याज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम चोलास के बारे में पढ़ेंगे और ये एरिया होगा हमारा चेरास का। ये चेरास के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो चेरास के बारे में अगर हम यहाँ पर डिस्कशन करें, सबसे पहले चेरास के बारे में मैं बता दूं। जो हमारे चेरास हैं, इनका जो एम्बलम है वो एक बो है। बो वो नहीं है ये जो गर्ल्स आजकल हम अपने बालों में लगाती हैं, ये एरो एंड बो, वो वाला बो है। तो यहाँ पर इनकी कैपिटल रही है, चेरास की अगर हम कैपिटल की बात करें तो इनकी कैपिटल रही है वांजी और कारायूर। मैंने पहले भी बोला है, डिस्क्लेमर मेरा ऑन है कि अगर मुझसे कोई भी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे गलत हो देन प्लीज़ उसको दिल पे मत लेना। खुद ब खुद उस चीज़ को, अगर आपको उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता है तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ऑटो करेक्ट उसे कर लीजिएगा। जैसे मोबाइल में आपके पास ऑप्शन होता है ना कि कोई भी स्पेलिंग गलत हो जाए तो आपके पास मोबाइल में ऑप्शन होता है, अभी वो ऑटो करेक्ट हो जाएगा। उस तरीके से आप मेरी भी प्रोनाउंसिएशन को ऑटो करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एक वांजी और करायूर दो इनकी कैपिटल्स थी। और यहाँ पर इनका जो मेन पोर्ट है, इनका मेन पोर्ट रहा है मुजिर एंड टोंडी। मुजिर एंड टोंडी इनके दो यहाँ पर मेजर पोर्ट्स रहे हैं। तो ये थे हमारे चेरास के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको यहाँ पे बता दी। तो चेरास को अगर हम देखें तो ये रहा चेरास का रीजन जहाँ पर हमने बात की है। तो अगर ये रहा हमारा टोंडी का रीजन जहाँ पर हमने बात की कि इनका ये मेन यहाँ पर एक पोर्ट रहा है। तो अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अगर हमारे बात करें, नेक्स्ट रहे हैं हमारा किंगडम, नेक्स्ट किंगडम है हमारा चोलास का। नेक्स्ट किंगडम है हमारा चोलास और इनका एम्बलम रहा है टाइगर। इनका एम्बलम है टाइगर। अगर हम इनकी कैपिटल देखें, चोलास की कैपिटल थी, इनकी कैपिटल थी उरेयूर। ये इनकी इनलैंड कैपिटल थी, इनलैंड कैपिटल थी, ये इनकी इनलैंड कैपिटल थी। एंड इट्स फेमस फॉर कॉटन ट्रेड। और उरियार जो था हमारा, ये फेमस था, इट वॉज फेमस फॉर कॉटन ट्रेड। ये कॉटन ट्रेड के लिए बड़ा फेमस था। और नेक्स्ट थी इनकी कैपिटल जो थी वो थी पुहार। ये था कावेरी पट्टनम के पास, कावेरी पट्टिनम के पास, सॉरी, कावेरी पट्टिनम के पास था। एंड इट वॉज कोस्टल कैपिटल। और ये इनका कोस्टल कैपिटल था, इनका कोस्टल कैपिटल था। और ये इनका मेन पोर्ट भी रहा है, और ये इनका मेन पोर्ट भी रहा है। और अगर हम यहाँ पर बात करें पांड्यास की, नेक्स्ट किंगडम है पांड्यास। इनका एम्बलम रहा है फिश। और यहाँ पर इनकी कैपिटल रही है, पांड्यास की जो कैपिटल थी वो थी मदुरई। इट वॉज देयर इनलैंड कैपिटल। ये इनकी इनलैंड कैपिटल थी, इनलैंड कैपिटल। एंड वेन्यू ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड तमिल संगम। और यही जो था, मदुरई जो था, ये इनकी इनलैंड कैपिटल होने के साथ साथ
जैसे हमने यहाँ पर हमने बात की थी हमारे बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म में कि वहाँ पर हमने फर्स्ट और सेकंड हमारे जो काउंसिल्स थी उनके बारे में देखा। बुद्धिस्ट काउंसिल्स आ रही थी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। इस तरह से यहाँ पर भी हमारे पास संगम काउंसिल्स हुआ करती थी, तमिल संगम हुआ करते थे। यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड तमिल संगम हुआ था, पहला और तीसरा, फर्स्ट एंड थर्ड तमिल संगम हुआ था मदुरई में। थर्ड तमिल संगम हुआ था मदुरई में, तमिल संगम हुआ था। और इनकी सेकंड कैपिटल थी कोरकाई और कोलकाई, कोरकाई या कोलकाई, कोलकाई। ये इनकी कोस्टल कैपिटल थी। मदुरई इनकी इनलैंड कैपिटल थी, कोरकाई इनकी कोस्टल कैपिटल थी। ये इनकी कोस्टल कैपिटल थी और ये फेमस थी पर्ल्स के लिए, मोतियों के लिए। पर्ल्स देखिए ना, बड़े खूबसूरत होते हैं, वो देखने में कितने सुंदर होते हैं पर्ल्स, जिन्हें मोती कहा जाता है, जो समुद्र से मिलते हैं मोती, वो यहाँ पर मिलते थे। उसके लिए ये पोर्ट फेमस था। फेमस फॉर, कोरकई फेमस था, ये फेमस था फॉर पर्ल पोर्ट। ये पर्ल्स के लिए बहुत फेमस था। यहाँ पर अबंडेंस ऑफ मोती यहाँ पर मिल रहे थे। बड़े मोती जो थे वो बहुत खूबसूरत तरह के, यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर जो थे खूबसूरत तरीके के जो मोती थे वो हमें यहाँ पर मिल रहे थे। तो मोतियों के लिए बड़ी फेमस पोर्ट थी ये, वहाँ पर मोती ज़्यादा थे, तो मोतियों के लिए फेमस था कोरकई, जो कि पांड्यास का कोस्टल कैपिटल था। तो आज हमारे पहले जो किंगडम है हम उसे पढ़ेंगे, जिसका नाम है चोलास। तो आज हम चोलास से स्टार्ट करेंगे। ये रहा हमारे चोलास का एम्बलम। तो यहाँ पर हम चोलास को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम है फॉर द परस्पेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे चोलास के साथ। चोला किंगडम वॉज ऑल्सो नोन एज चोला मंडलम। चोला किंगडम जो था, चोला किंगडम, इसे बोला जाता था चोला मंडलम, चोला मंडलम बोला जाता था इसे। एंड इट वॉज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पांड्यन किंगडम बिटवीन पन्नेर एंड वेल्लार रिवर्स। और ये कहाँ पर सिचुएटेड था? ये पांड्यास किंगडम के नॉर्थ ईस्ट में था, पांड्यास के नॉर्थ ईस्ट में था, नॉर्थ ईस्ट ऑफ पांड्यास, पांड्यास के नॉर्थ ईस्ट में था, बिटवीन पेनर एंड वेल्लार रिवर्स। यहाँ पर दो रिवर्स थी, उनके बीच में नॉर्थ ईस्ट ऑफ पांड्यास के यहाँ पर सिचुएटेड था। इन दोनों रिवर्स के बिटवीन था ये चोला किंगडम। तो यहाँ पर अगर हम देखें, दे हैव एफिशिएंट नेवी। देखो ये दोनों रिवर्स के बीच में था, तो चोलास के पास बहुत ही अच्छी नेवी भी होगी। यहाँ पर इनके पास शानदार और एफिशिएंट, अगर हम देखें तो इनकी नेवी बहुत अच्छी थी, एफिशिएंट नेवी दे हैड। और अगर हम यहाँ पर बात करें, चीफ सेंटर ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड कैपिटल वॉज उरियार। अगर हमने इनका यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा कैपिटल था उरियार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ये चीफ सेंटर था, एक तो चीफ सेंटर था ये पॉलिटिकल पावर का, क्योंकि ये कैपिटल था तो यहाँ पर पॉलिटिकल पावर तो होगी ही, जस्ट लाइक आर दिल्ली इन द मॉडर्न डेज। तो यहाँ पर हमारा जो दिल्ली है, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा पार्लियामेंट है, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी बैठती है और स्टेट गवर्नमेंट भी है, और ये एक यूटी भी है, जहाँ पर जो लेफ्टिनेंट हैं उनका रूल भी यहाँ पर है। तो
तो यहाँ पर हमने ये 3 तरह के रूल्स को देखा है जो कि एक पॉलिटिकल पावर का एक सिंबल माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर तीनों पावर्स बैठी हैं, सेंटर, स्टेट एंड लेफ्टिनेंट, दोनों की तीनों पावर्स यहाँ पर बैठी हैं हमारे दिल्ली में। उसी तरीके से हमारे उरियार में भी ये एक पॉलिटिकल पावर था यहाँ पर बैठा हुआ, जिसकी वजह से ये बहुत ही फेमस था, और ये हमारा कैपिटल भी रहा है चोला किंगडम का। ये कैपिटल भी रहा है हमारे चोला किंगडम्स का, और ये फेमस था कॉटन ट्रेड के लिए, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में बात की। इट वॉज फेमस फॉर कॉटन ट्रेड, फेमस फॉर कॉटन ट्रेड। और जो कॉटन ट्रेड था, कॉटन ट्रेड इनका एक वेल्थ का सोर्स था। इसी तरीके से यहाँ पर जो यहाँ की इकोनॉमी थी वो ग्रो कर पा रही थी, क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉटन ट्रेड इतना ज़्यादा था कि इनकी इकोनॉमी को यहाँ पर, इसी वजह से ये इकोनॉमी को में ग्रो कर रहे थे। इनकी इकोनॉमी के ग्रो करने का कारण ही कॉटन ट्रेड था, विच वॉज द सोर्स ऑफ वेल्थ। ये इनके वेल्थ का सोर्स रहा है, सोर्स ऑफ वेल्थ, ये इनकी वेल्थ का मेन सोर्स रहा है। और अगर हम यहाँ पर बात करें, इन द मिडल ऑफ 2nd century BCE, चोला किंग नेम्ड एल्लारा, यहाँ के जो किंग का नाम क्या था, अभी किंग का नाम तो अभी रिवील हुआ ना, जो यहाँ का किंग था एल्लारा, कॉन्कर्ड श्रीलंका एंड रूल्ड ओवर इट फॉर नियरली 50 years। अगर हम यहाँ पर 2nd century की मिडिल में बात करें, 2nd century BCE, इसके मिडल की बात करें, मिड ऑफ द 2nd century BCE, तो यहाँ पर जो हमारे चोला किंग थे, चोला किंग इल्लारा, इल्लारा जो थे, इन्होंने श्रीलंका को कॉन्कर किया, श्रीलंका को कॉन्कर कर लिया था इन्होंने कॉन्कर किया श्रीलंका को, एंड यहाँ पर रूल किया, रूल्ड फॉर 50 years, और 50 साल तक ये यहाँ पर ये राज करते रहे। तो इन्होंने अपने राज्य को श्रीलंका तक स्प्रेड कर दिया था। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो पुहार है, पुहार जो है कावेरी पट्टिनम के पास, कावेरी पट्टिनम के पास, ये इनका मेन पोर्ट रहा है, ये इनका मेन पोर्ट रहा है, इनका मेन पोर्ट रहा है। और अगर हम यहाँ पर कराईकल के बारे में बात करें, कराईकल जो यहाँ के ग्रेटेस्ट किंग थे, कराईकल वॉज द ग्रेटेस्ट किंग। चोलास के दूसरे किंग कौन से थे? कराईकल, कराईकल ग्रेटेस्ट किंग थे, ये ग्रेटेस्ट किंग। He defeated the Pandyas and the Cheras in the Battle of Veni, और इन्होंने ही बैटल ऑफ वेनी में हमारे पांड्यास और चेरास को डिफीट कर दिया था, हरा दिया था इन्होंने इन द बैटल ऑफ वेनी। बैटल ऑफ वेनी में इन्होंने इन दोनों किंगडम्स को, चेरास और पांड्यास दोनों को हरा दिया, डिफीट कर दिया, एंड ही फाउंडेड पुहार, और इन्होंने पांड्यास और चेरास को ही डिफीट नहीं किया, इनके साथ जो इनके पास यहाँ पर कॉन्फिडरेसीज थी, इनके साथ जो और भी इनके फ्रेंड्स जो थे, होता है ना अभी क्लास में कभी किसी दो जन की लड़ाई हो जाए तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने अपने फ्रेंड्स को लेकर के आते हैं। मैं अपने फ्रेंड को लेके आऊँगा, तू अपने फ्रेंड को लेके आ, फिर देखते हैं अभी किस में कितना ज़्यादा पावर है।
तो ये दोनों पांड्याज और चेरास दोनों अपने साथ अपने एलाइज को लेकर के आए। उन्होंने अपने मित्र, जो इनके मित्र किंगडम थे, उनको लेकर के आए। फिर भी इन्होंने उन दोनों को हरा दिया। ये अपने साथ अपने एलाइज को भी लेकर के आए थे। ये अपने साथ अपने अलाइज को भी लेकर के आए, अपने मित्र को भी लेकर के आए, पर फिर भी ये हमारे कराईकल को हरा नहीं पाए, चोलास को हरा नहीं पाए। फिर भी इनको हारना ही पड़ा। चोलास की जीत हुई और ये दोनों हार चुके थे। ये दोनों हार चुके थे और इनके मित्रों को भी इन्होंने हरा दिया था। तो यहाँ पर इन्होंने इन सबको ही डिफीट किया। एंड ही ऑल्सो वन एट, यहाँ पर एक he also won at Vahiparandali. Sorry, I am not South Indian, I am a North Indian person, so I don't know how to pronunciate it. Vahiparandalai, sorry, Vahiparandalai. वाहीपरंदलाई एक जगह है जहाँ पर इन्होंने विजय को प्राप्त किया, और यहाँ पर इन्होंने विजय को प्राप्त किया। और अगर हम यहाँ पर देखें तो एक हमारा लिटरेरी सोर्स भी हमारे पास प्रेजेंट है। लिटरेरी सोर्स ऑफ संगम एज, ऑफ संगम पीरियड। संगम पीरियड का एक लिटरेरी सोर्स जिसका नाम है पट्टिनापिल्लई। पट्टिनापिल्लई एक लिटरेरी सोर्स है जिसमें हमें इनके राइन के बारे में पता चलता है, विच गिव्स एन अकाउंट ऑफ हिज राइन। इनके राज्य के बारे में हमें यहीं से, इस हमारे जो रिसोर्स है, जो हमारा संगम पीरियड का एक लिटरेरी सोर्स है जिसका नाम है पट्टिनापिल्लई, इसमें से हमें इनके जो राइन है, इनका जो राज्य है, उसके बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर एक और बात भी है कि इन्होंने फॉरेस्ट लैंड्स को यहाँ पर जो है वो लैंड्स को यहाँ पर लेकर के आए। सेटलमेंट्स जो थी इनको यहाँ पर लेकर के आए। हमारे फॉरेस्ट लैंड की जो सेटलमेंट्स थी, ये फॉरेस्ट लैंड को यहाँ पर लेकर के आए फॉर द यूज़ इन द किंगडम। एंड यहाँ पर इन्होंने एक एडवांस इरिगेशन सिस्टम को भी यहाँ पर जो है वो चालू किया, वो चीज़ को यहाँ पर लेकर के इस्टेब्लिश किया। इन्होंने इस्टेब्लिश किया यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड एडवांस्ड इरिगेशन सिस्टम with टैंक्स एंड कैनाल्स हमने देखा ना, आज के टाइम में देखा होगा भी, छोटे छोटे कैनाल सिस्टम्स आज हम बनाते जा रहे हैं। यही सिस्टम ये लेकर के आए थे अपने टाइम में, अपने किंगडम में। तो कितना एडवांस सिस्टम ये इरिगेशन का लेकर के आए, जहाँ पर हमने टैंक्स और कैनाल का यूज़ करके जो हमारे एग्रीकल्चर था उसको हमने ग्रो किया। इसके साथ साथ हमारी एग्रीकल्चर भी तो ग्रो करेगी। अगर हम यहाँ पर हमारा इरिगेशन सिस्टम लेकर के आ रहे हैं, उसे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, एग्रीकल्चर ग्रो होगा। एग्रीकल्चर के ग्रो होने की वजह से और क्या होगा, इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। इकोनॉमी ग्रो होने की वजह से किंगडम जो होगा वो ज़्यादा यहाँ पर स्टेबल रह पाएगा। एंड यहाँ पर ये परफॉर्म करते थे वैदिक सेक्रीफाइसेस, ये वैदिक सेक्रीफाइसेस को भी परफॉर्म करते थे। जो हमारे वैदिक सेक्रीफाइसेस थे, जिनको हमने नॉर्थ इंडिया में पढ़ा था, नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा कि वैदिक सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए जा रहे हैं बाय द किंग्स ऑफ द किंगडम्स। और यहाँ पर भी ये यहाँ पर वैदिक सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने देखा कराईकल के बारे में, जो कि यहाँ चोलास के ग्रेटेस्ट किंग थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे
टोंडाईमन के बारे में नेक्स्ट हम बात करेंगे। टोंडाईमन एलेंड्रियन के बारे में सॉरी, वट एवर द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इट, टोंडाईमन के बारे में हम पढ़ेंगे। ही रूल्ड फ्रॉम कांची। तो अगर किसी को अच्छे से इनकी प्रोनाउंसिएशन आती है तो फिर प्लीज़ ऑटो करेक्ट कर लेना। यहाँ के प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होने वाली है, ये आपको लिख करके ही याद करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा लिख सकोगे उतनी ज़्यादा मेमोरी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहेगी। एक बार चीज़ों को समझे रहो, स्टोरी समझ में आ जाएगी तो अपने आप चीज़ें यहाँ पर याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो थोड़ा सा यहाँ पर सिर्फ लैंग्वेज टफ है, बाकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है ऑफ साउथ इंडिया। बहुत ही वाइब्रेंट सी हिस्ट्री है, बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। तो यहाँ पर हमें टोंडाईमन के बारे में पढ़ेंगे, जिनका रूल रहा है फ्रॉम कांची। ही रूल्ड फ्रॉम कांची, रूल्ड फ्रॉम कांची। ये एक इंडिपेंडेंट या सबॉर्डिनेट रूलर थे कराईकल के। कराईकल के सबॉर्डिनेट और इंडिपेंडेंट रूलर थे। ये इंडिपेंडेंट भी थे और सबॉर्डिनेट भी थे, सबॉर्डिनेट रूलर भी थे ऑफ कराईकल। कराईकल के सबॉर्डिनेट थे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट, कि ये एक पोइट भी थे। ही वॉज अ पोइट। ये एक पोइट थे जिन्होंने, जो हमारे कराईकल थे, इनके पर्सनल कैरेक्टर को यहाँ पर इन्होंने इसके ऊपर जोर देते हुए इन्होंने एक कविता भी लिखी थी। कराईकल के एम्पायर का जब डिक्लाइन स्टार्ट हुआ, कराईकल जो था, कराईकल के यहाँ पर एम्पायर का जब डिक्लाइन स्टार्ट हुआ, एम्पायर started to decline और started declining, ये डिक्लाइन जब होने लगा तब कराईकल के दो सक्सेसर्स थे। इनके दो सक्सेसर्स थे, एक का नाम था नलन किली और दूसरे का नाम था नेदन किली। नलन किली और नेदन किली, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, इन दोनों के बीच में एक बिटर फाइट स्टार्ट हो गई यहाँ पर अपने राज्य को लेकर के। इन दोनों के बीच में एक यहाँ पर बहुत ही तीखी एक यहाँ पर युद्ध हो गया। एक बड़ा ही तीखा सा इनके बीच में अनबन सी हो गई कि मैं राजा बनूंगा, वो कह रहा है मैं राजा बनूंगा। बिटर फाइट इन दोनों के बीच में स्टार्ट हो गई। यहाँ पर जो इनके नेबरिंग पावर्स थी, उन्होंने जो एम्पायर था, अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने देखा कि इनके जो नेबरिंग्स थे, उन्होंने अपने राज्य को started expanding their empire, इन्होंने जो नेबर यहाँ पर थे, इनके पड़ोसी जो थे, उन्होंने अपने राज्य को एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया किसी भी कीमत पर। अगर हम देखें फ्रॉम द 4th to the 9th century AD, अगर हम यहाँ पर 4th to 9th century AD की अगर हम यहाँ पर बात करें, 4th to 9th century की अगर हम यहाँ पर सेंचुरी AD की अगर हम यहाँ पर बात करें, तब ये वो समय है जब हमारा चोलास का जो टाइम पीरियड होगा, जो हमारे चोलास होंगे, दे ओनली प्लेड अ मार्जिनल रोल इन साउथ इंडियन हिस्ट्री। ये इनका जो रोल होगा वो एकदम मार्जिनल सा रह जाएगा,
इनका रोल इतना ज़्यादा खास नहीं रह जाएगा। ये एक मार्जिनल, ये एक बाउंड्री पर ही जो है वो बाउंड्री पर ही लगे हुए रह जाएंगे कि भी इनका जो है ना ही रूल इतना ज़्यादा ख़त्म हुआ है, ना ही ज़्यादा ही ये डिक्लाइन किए हैं, बस एक साइड लाइन से हो गए हैं, ये साइड लाइन से कैरेक्टर हो जाएंगे। जैसे अभी एक ट्रेंड चल रहा है हमारे, अगर आपने इंडस्ट्री में देखा होगा कि भी जो मेन लीड है, मेन लीड आजकल साइड लाइन ज़्यादा होते जा रहे हैं, और जो को स्टार जो प्ले कर रहे हैं, जो मेन लीड नहीं है, वो को स्टार हैं, एज अ को स्टार को आए हैं एक शो में, वो जो है वो एकदम मेन लीड के कैरेक्टर में शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये मेन लीड ना हो करके एकदम मार्जिनल साइड पर चले जाएंगे, ये एकदम मार्जिन रोल प्ले करेंगे यहाँ पर। 4th सेंचुरी से 9th सेंचुरी एडी में जो चोलाज होंगे, इनका रोल और कुछ नहीं, सिर्फ एक मार्जिनल रोल रह जाएगा। इनका एक मार्जिनल रोल यहाँ पर ये प्ले करेंगे इन साउथ इंडियन हिस्ट्री। साउथ इंडियन हिस्ट्री में इनका एक जो है वो एक साइड कैरेक्टर होकर के रह जाएंगे। जब हम इस हिस्ट्री को पढ़ेंगे, ये एक हिस्ट्री आप फिल्म की तरह देखिएगा कि ये हिस्ट्री में चोलास का जो पार्ट होगा ये एकदम मार्जिनलाइज्ड हो जाएगा, ये एकदम बाउंड्री पर आ जाएंगे कि होने से ना होने से कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है। होंगे, कैरेक्टर भी शो करेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा अपने आप को यहाँ पर ये इलेबोरेटली नहीं डिस्कस कर पाएंगे, अपने आप को इतना ज़्यादा शाइनली यहाँ पर नहीं दिखा पाएंगे कि दैट वी आर द मेन एक्टर्स, वी आर द मेन लीड ऑफ दिस स्टोरी। यहाँ पर ये मेन लीड ना होकर के मार्जिनलाइज्ड हो जाएंगे, यहाँ पर मार्जिनलाइज्ड रोल ये इन हमारे साउथ इंडिया की हिस्ट्री में प्ले करेंगे। तो ये था हमारे जो चोलास के बारे में हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट हम जो है हमारे नेक्स्ट सीरीज़ में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम बात करेंगे हमारे आगे आने वाले किंगडम्स के बारे में। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो, देन शेयर दिस वीडियो and do subscribe the channel for more such videos. Thank you for the support which you have shown towards my channel. Thank you so much once again.